देखिए, जंग का अलग महत्व है, डायलॉग की अलग प्रक्रिया है। परंतु हमने यहां देखना है कि ट्रंप का प्लान क्या नजर आ रहा है। ट्रंप का प्लान सिर्फ इतना है कि उसने ईरान के मिनरल्स और ऑयल के ऊपर कब्जा करना है, वहां पे रशिया और चाइना को नहीं आने देना है, और प्रिटेक्स्ट ये बनाया है कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको हमने बंद करना, दुनिया को ये बता रहे हैं। जी अभी यहाँ पे वो अपना मिलिट्री प्रेशर बनाए हुए हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स मूव कर चुके हैं, सारे के सारे साजो सामान सज चुके हैं, और वो जो उन्होंने अपना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से बात कर ली है, उनको रिक्विजिट फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी दे दी गई है, यानी कि ही इज रेडी फॉर वॉर। परंतु ट्रंप ये भी जानते हैं जी कि अगर वो इस वक्त वॉर पे जाते हैं तो इस वक्त जो पब्लिक ओपिनियन जो उनके फेवर में चल रहा है, शायद जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट चल रहा है आयतुल्ला खमीनी के खिलाफ, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे एंटी अमेरिका, जैसा कि 1979 में हुआ था। जी तो दिस विल बी ए काउंटर प्रोडक्टिव मूव। प्लस अगर वो कर भी लेते हैं, अगर आयतुल्ला खुमानी को हटा भी लेते हैं, तो उनके पास इस वक्त एक्स्ट्रा इस वक्त कोई रेडी आदमी अवेलेबल नहीं है जो उनको रिप्लेस करे और जो पॉपुलर गवर्नमेंट चला सके। हालांकि रजा पहलवी का नाम चल रहा है, जी परंतु अभी वो उस लेवल में पहुंचे नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रंप क्या कर रहे हैं कि वो प्रेशर पे प्रेशर बनाए जा रहे हैं। परंतु अगर आपको सुबह की खबर अगर आपको याद हो जी कि सैटेलाइट पिक्चर्स ने बताया है कि जितने भी वो 3 साइट्स थे, फोर्डू, इस्फान और वो तीसरा जो है, वहां पे देखा गया है रीइंफोर्स कंक्रीट की छतें बनी जा रही है। इसका मतलब ये है कि वहां पे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था या नहीं चल रहा था, या फैसिलिटी थी, उसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया था अपने मैसिव ऑपरेशन एमओपी जी GB-37, ऑपरेशन नाइट हैमर जी ऑपरेशन हैमर के अंदर। जी परंतु उस वक्त वो पता चला कि वो शायद उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी है 80 मीटर की पेनिट्रेशन, 300 फुट की। शायद फोर्डो में वो उससे ज्यादा था, तो ये क्लैरिफिकेशन नहीं है। परंतु ये पता है कि इससे ज्यादा खतरनाक बम अमेरिका के पास नहीं है। इसका मतलब अगर वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करता है उस जी जी ब्रिगेडियर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऐसी रिहैबिलिटेशन तैयार कर रहे हैं, हाँ ऐसी प्रोटेक्शन दे रहे हैं जी कि उस प्रोटेक्शन के दौरान वो पाकिस्तान अमेरिका उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। जी अब अमेरिका के पास क्या ऑप्शन बचती है? वो ये बोल रहे हैं दुनिया को कि हम ईरान को बोल रहे हैं कि आपके आके मुज़ाकरात के लिए आप टेबल पे आइए, परंतु उनका जो टाइम बाय कर रहे हैं CIA और मोसाद को लगा करके कि उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो किसी तरीके से ब्लडलेस coup करें। इन आयतुल्ला खुमानी और उसके जो IRGC के मेन लोग हैं उनको एलिमिनेट करे इन अ ब्लडलेस मैनर, ताकि किसी को कोई शक ना हो। तो इस किस्म की चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, चेस गेम चल रही है। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जंग नहीं होगी या होगी, हो भी सकती है, और अगर हुई तो इस समय ये बहुत बड़ा मेजर होगा। और यहाँ पे हमने ये भी देखना है कि ईरान चाहे मुंह पे जो भी कहे, जितना भी स्टांस हार्डन करे, हार्डन करने के बाद उसके बाद पावर कहां से आ रही है? पावर आ रही है रशिया और चाइना से। ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे सेकंड फेज में। ब्रिगेडियर फिलहाल मैं रुक करता हूं अपने दूसरे पैनलिस्ट का। प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद है, मोहिबुल हक, फॉरेन एक्सपर्ट है। मोहिबुल हक साहब, मेरा सवाल सीधा अभी यही है, पिछले लगभग महीने 1.5 महीने से लगातार हर लम्हा, यानी इंसान रात में सोता है, सुबह जगता है तो उसके जहन में यह सवाल होता है कि कहीं अमेरिका ने अटैक तो नहीं कर दिया, या क्या अमेरिका ने अटैक कर दिया तो ईरान ने किस तरह से जवाब दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह सवाल कब तक बरकरार रहेगा? देखिए, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट की एक सिचुएशन बनी हुई है, जो एक स्टैटमेंट बना हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, हमें यह जानना चाहिए कि ईरान के लिए कोई नई चीज नहीं है जी। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से आज तक अमेरिका का रवैया ईरान के साथ बहुत ही हॉस्टिलिटी का रहा है जी, और चाहे वो सैंक्शन की सूरत में हो या कहीं कहीं कन्फ्रंटेशन की सूरत में हो। अमेरिका ने इजराइल के जरिया एक प्रॉक्सी वार ईरान के खिलाफ ऑलरेडी वेस्ट कर रखी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता जी। अब आज की सूरत हाल ये है कि एक कोएर्सिव डिप्लोमेसी का एक फेज होता है जो अमेरिका अपनाना चाह रहा है। वेनेजुएला में जिस तरह से अमेरिका ने किया, यानी आप ये कह सकते हैं किसी सॉवरेन कंट्री की सॉवरेनिटी को और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करते हुए जी इस तरह से किडनैप किया गया, और उसके बाद से जो कुछ आपके सामने हुआ, तमाम इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा दी गई। जी, अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं हुआ।
तो उससे अमेरिका इम्बोल्डन होता है। और चूंकि जो पोस्ट कोल्ड वॉर फेज है जिसमें अमेरिका को चैलेंज करने वाला या अमेरिका की बालादस्ती, रादर अगर उसे आम जबान में कहा जाए अमेरिका की गुंडागर्दी को पूरी दुनिया में चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत में अमेरिका इम्बोल्डन है। तो वो चाहता है कि जो हमने वेनेजुएला में किया वैसा कुछ ईरान में करें। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, ईरान कोई ऐसा मिलिट्री डिक्टेटर के अंदर में नहीं आता, या ईरान में कोई ऐसा अनपॉपुलर एक रूलर या किंग नहीं है जिसके खिलाफ आप कू करा दें या कोई प्रोटेस्ट का जरिया यानी वहां तख्ता पलट करा दें जी। इसलिए कि ईरान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है और एक नजरियाती ममलिकत होने की वजह से उसके जो रूट्स हैं इस रिजीम के वो बड़े स्ट्रांग हैं जी। और यही वजह है कि कोई भी प्रोटेस्ट, ये पहला नहीं है, इतना बड़ा सैंक्शन 2011 से ईरान झेल रहा है और लोगों के हालात यानी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, उसके बावजूद कोई बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली वहां पे नहीं आई है। तो मैं ये समझता हूं कि ये कोएर्सिव डिप्लोमेसी का फेज है। अभी फौरन ईरान पे कोई हमला अमेरिका नहीं करेगा, बल्कि ये जो प्रेशर है अपने यानी मिलिट्री को जब मूव कराना और ईरान के आसपास ये तमाम मार्च करना, वो उसको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाहते हैं जी। और जो नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाहते हैं उसमें कोएर्सिव डिप्लोमेसी काम करेगी। दो चीजों पे खास करके वो बात करना चाहेंगे, एक तो मिसाइल प्रोग्राम और एक न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहले सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम था, लेकिन ईरान ने जो अपनी ताकत इजराइल के खिलाफ जंग में दिखाई उससे इजराइल को खतरा लाक हो गया। और जाहिर सी बात है इजराइल को अगर कोई भी खतरा लाक होता है तो दर्द अमेरिका को होता है जी। और ऐसी हालत में आप देखेंगे कि उसके मिसाइल प्रोग्राम पे ये खास करके ये निशाना बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम अबंडन कर दें, चूंकि एक बहुत ही एडवांस मिसाइल प्रोग्राम का मुजाहरा ईरान ने किया है। तो मैं ये समझता हूं कि फिलहाल कोई अटैक की सूरत तो नहीं है, चूंकि ईरान इज स्टिल इन पोजीशन टू रिटेलिएट और वो रिटेलिएशन से वो डरते हैं जी। वो नहीं चाहते कि कोई बड़ा नुकसान हो। जाहिर सी बात है ईरान और अमेरिका कोई मुकाबला फौजी ताकत में नहीं है जी, लेकिन अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक को ईरान से यकीनन खतरा लाक होगा अगर अमेरिका कोई उस तरह का मूव करता है तो। ठीक है ब्रिगेडियर धीमान, मैं फिर से एक बार आपके पास आता हूं। दो बातें यहां पर सामने आई हैं। एक तो ये कि अमेरिका जो है वो इस्राइल को सेफगार्ड करने के लिए कहीं ना कहीं ईरान पर या मिड ईस्ट में कोई भी ऐसा देश जो उस लेवल पर पहुंचने वाला होता है तो उसे कट साइज करने की कोशिश होती है। ये हमने माजी में देखा, चाहे आप इराक का एग्जांपल ले लीजिए। इराक में जब जंग हुई थी तो बहुत WMD का हुआ खड़ा किया गया था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आज तक नहीं मिला। सवाल यह पैदा होता है कि अमेरिका से कौन पूछने वाला है, और इस बार भी अगर कुछ होगा तो अमेरिका से कौन पूछेगा। जो अभी प्रोफेसर मोहिबुल हक सवाल उठा रहे हैं कि वेनेजुएला में जो अमेरिका ने क्या क्या इसको सही ठहराया जा सकता है, तो क्या अमेरिका की पब्लिक, अमेरिका की अवाम डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के साथ है जो उन्होंने वेनेजुएला में किया, और क्या यह ग्राउंड काफी है कि वो ईरान पर अटैक करे? ब्रिगेडियर धीमान, देखिए ये जो सवाल आपने उठाया है ये एक नैतिक सवाल जी, एक मॉरल क्वेश्चन है जिसकी पूरी दुनिया में आज बात की जा रही है और प्रेसिडेंट ट्रंप की खूब सारी भर्त्सना की जा रही है, क्योंकि शायद लोगों को कभी यूज टू नहीं है इस किस्म की बातें सुनने के जी। वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं जो हर कोई बात करता है, पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बार थोड़ी सी डिविएशन दिखाई जी। अब मेरा ये मानना है कि इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को कसूरवार ठहराना या कुछ बोलना एकदम गलत होगा। मैं ये मानता हूं कि वो अपने कंट्री के लिए कर रहा है। उसने बोला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जी। उसके पास पावर है, मिलिट्री माइट है, इकोनॉमिक माइट है, और वो अपने कंट्री के लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि उसके अपने कंट्री में भी इसके अगेंस्ट आवाजें उठ रही हैं। सर, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, डज इट मीन कि बाकी तमाम देशों को आप उसकी सॉवरेनिटी, उसकी संप्रभुता पर हमले करो? भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए कौन रोक रहा है? कोई भी देश अपने आप को ग्रेट बना सकता है, कोई भी देश अपने आप को तकनीकी तौर पर और आर्थिक तौर पर वो आगे ले जा सकता है, सुपीरियर बन सकता है। देखिए मैं आपके उसी बात को खुलासा कर रहा हूं जी कि ये वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना नजरिया है, और आज की डेट में उस नजरिए को चैलेंज करने के लिए कोई नहीं है। बोल सकते हैं, बयानबाजी हो सकती है, स्टेटमेंट दी जा सकती हैं, परंतु खड़े आके सामने आके कौन अमेरिका को रोकेगा? एटलीस्ट नॉट एज ऑन टुडे। आज की डेट में वैसा नहीं है। तो इस सिचुएशन में इसका मतलब ब्रिगेडियर साहब ये हुआ कि पहले वेनेजुएला का नंबर आया, फिर किसी और का नंबर, फिर किसी और का नंबर, फिर किसी और का नंबर। एब्सोल्युटली, आई एम ऑन दैट। और उसमें भी डिप्लोमेसी उनकी इस हद तक है कि उसने चाइना को भी लपेटे में लिया है। अगर उनका सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट 2025 जो दिसंबर में निकला है,
अगर उसमें आप फाइन प्रिंट पढ़ें, उन्होंने बोला है वेस्टर्न पैसिफिक में हम अपने साथियों की मदद करेंगे, यानी कि जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, नीचे ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, फिलीपींस वगैरह। परंतु उसकी अगली लाइन कहती है कि वी विल नॉट इंटरफियर इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ये चाइना को इशारा था कि देखिए हम वेनेजुएला में ये कर रहे हैं या ईरान में करने जा रहे हैं, आप हमें इतना हस्तक्षेप मत कीजिए। अगर आप कल ताइवान जाएंगे तो हम भी चुप रहेंगे, अपना मुंह बंद रखेंगे। तो इस किस्म की डिप्लोमेसी उसे पूरी तरह से ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल आपसे एक बार फिर स्पेसिफिकली यही होगा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि अमेरिका अपने नजरिए से अच्छा कर रहा है, अपने नजरिए से, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अमेरिका की तैयारी में अभी भी कुछ कमी है? अगर डोनाल्ड ट्रंप को हमले के बारे में ही डिसाइड करना है तो फिर टाइम क्यों लग रहा है? व्हाई इज ही बाइंग टाइम? मैंने आपको वही बताया, टाइम इसलिए लग रहा है कि उसको यह भी पता है कि अगर वो आज आयतुल्ला खुमानी को एलिमिनेट करता है एक वॉर के थ्रू, तो उसकी जो पॉपुलैरिटी विद ईरानियन पब्लिक है वो अमेरिका के साथ नहीं आएगी। वो प्री 1979 पोजीशन में पहुंच जाएंगे। अमेरिका उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, उस एनार्की को। और अगर एनार्की को हैंडल नहीं कर पाया तो उसके जो पर्पसेस हैं ऑयल के या उसके डिप्लोमेटिक एक्सक्लूजन ऑफ चाइना, रशिया है या मिनरल्स है, वो उसको नहीं मिल पाएगा, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। इसलिए वो प्रेशर बना रहा है कि वो उसको डिस्कशन टेबल पे लेकर के आए, नेगोशिएशन टेबल पे लेके आए। परंतु मैं ये कहता हूं कि दुनिया भर में जब जो हम उसको क्रिटिसाइज करने पे लगे हुए हैं, उसकी जगह पे हम एक ठंडे दिमाग से सोचें कि इस मूव को हमने काउंटर कैसे करना है। जैसे भारत ने किया है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाने के लिए उन्होंने अपनी सप्लाई चेन लाइंस को डाइवर्सिफाई किया है बहुत सारे कंट्रीज के साथ। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, बहुत अच्छा। मैं फिर आपके पास आता हूं। एक हमारे तीसरे पैनलिस्ट जुड़ गए, लेट मी गो टू हिम। थर्ड पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके प्रोफेसर अर्शी खान, फॉरेन एक्सपर्ट है। प्रोफेसर अर्शी साहब, अभी हम लगातार सुन रहे हैं, ब्रिगेडियर धीमान को सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या रीजन है, क्यों अमेरिका जो है अभी फिलहाल वो हमला शुरू नहीं कर पा रहा है, अगर करना है तो। प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद है मोहिबुल हक, उन्होंने भी बातें बताई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा सवाल है, आज हेडिंग ही यही मैंने दी है, वॉर और डायलॉग, क्या होगा? देखिए, हमें ये लगता है कि डायलॉग की तरफ मुझे ज़्यादा इंडिकेशन लगता है, इसलिए कि ये जो इसने जो बेड़ा भेज रहा है, आर्माडा भेज रहा है, और उसे वहाँ पे जो बहुत बड़ा नेवल शिप है, उसके पहले आप देखेंगे कि जनवरी में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्लेन, बहुत सारे फाइटर जेट्स आपके जो यूरोप में जो बेसेस हैं अमेरिका के, वहाँ भी भेजा गया जी। ये बेसिकली एक मेरा जो सोचना है वो ये है कि ये ईरान पे प्रेशर दे रहा है कि ईरान लीडरशिप जो है वो प्रेशर में आ जाए और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाए, मतलब डर में आ जाए। दूसरी तरफ ये चाह रहा है कि जो इंटरनल जो प्रॉक्सीज हैं अमेरिका के वहाँ पे, जैसे जो आपके रॉयल प्रो रॉयल जो लोग हैं, प्रो शाह जो लोग हैं जी, और MEK वाला जो ग्रुप है आपके वो, और उसके अलावा जो कुर्दिश ग्रुप है, बलूची ग्रुप है, इसमें ये लोग बैठे हुए हैं जो आपके जायनिस्ट हैं या अमेरिकन हैं। तो वो चाह रहे हैं कि इनको किसी तरह से बढ़ावा दें और उछाल दें, कि इसलिए कि जब गवर्नमेंट दोनों तरफ से जब कमजोर होगी तो वो नेचुरली झुक के बात करेगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अमेरिका ने, ईरान ने ये कहा कि मैं डायलॉग करने को तैयार हूं, लेकिन ऑन इक्वल फुटिंग, मतलब ये नहीं कि आप हमें बेइज्जत करें और धमकाएं और फिर डायलॉग भी करें। एक सिचुएशन ये है। दूसरी तरफ ये है कि आप देखेंगे कि जो सऊदी के जो प्रिंस हैं, जो सलमान है, उनके छोटे भाई डिफेंस मिनिस्टर हैं जी, वो मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले से ही पेंटागन पहुंचे, वाशिंगटन पहुंचे हुए हैं, पेंटागन भी गए हुए हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वार नहीं हो जी। इसलिए अगर ये वार होगी तो जो अमेरिकन बेसेस हैं गल्फ में, उसका इस्तेमाल अमेरिका करेगा। बावजूद इसके कि सालिसी की कुछ कोशिश और डायलॉग टेबल पर लाने की कोशिश तो एर्दोगान भी कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री वो ईरान तुर्की पहुंचे। इधर आप देखिए कि जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारीजानी, वो पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे। तो ये मैं जानना चाहता हूं ये क्या हो रहा है? उधर हौसी ये वार्निंग जारी कर रहा है कि अगर ऐसा कोई अटैक हुआ ईरान पर तो फिर वो हमले वैसे ही होंगे जैसे कि रेड सी पर पहले हौसी अपनी ताकत दिखा चुका है, जिस पर कि अमेरिका ने सीज फायर कर रखा है। देखिए, इसमें जो मेन प्लेयर जो मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं वो बेसिकली सऊदी अरबिया है जी। अभी नया जो प्लेयर है वो टर्की है। इसके पहले आपके ये कतर था। उसके पहले आप जनवरी में जाएंगे तो ये था, ओमान था। इसके अलावा आप देखेंगे कि रशिया का भी रोल, इसलिए कि मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन पहले आपके नेतन्याहू ने ये मैसेज दिया ईरान को थ्रू पुतिन कि भाई हमारा कोई इरादा नहीं है अटैक करने का,
इसलिए कि इजराइल को यह पता है कि अगर वॉर होती है तो ईरान का अगर डैमेज होगा तो इनका भी बहुत बड़ा डैमेज होगा। अब ऐसा नहीं है कि ईरान उस तरह से नहीं है कि जैसे हमास से आपने जाके उसको पीट दिया। ये तो एक कमांडर है शाम खानी, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि इफ ईरान इज अंडर अटैक देन वो तेल अवीव को सीधे निशाने पर लेंगे। नहीं, वो करेंगे इसलिए कि देखिए जो भी हादसे हुए हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, सीरिया किस लिए गया, इराक किस लिए गया, लीबिया किस लिए गया, और जितने भी लोग गए हैं आपके पूरे मिडिल ईस्ट में, ये किसके लिए गए? अमेरिका ने किया, लेकिन किसके लिए किया? वो अब इजराइल के लिए किया। ये पूरी दुनिया जानती है, अब कोई ये छुपी बात नहीं है। इजरायली लॉबी यही चाहती है। अब इजरायली लॉबी पहले जो होती थी वो बड़ी शांत तरीके की होती थी, अब इनको हिम्मत मिल गई। अब ये देखिए एक जमाना था जब इजरायली लॉबी, जो जेविश लॉबी है, ये पहले अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करती थी, अब ये उनके अमेरिकन तो प्रोफेसर आशीष, आप ये कह रहे हैं कि इस्राइल मैसेज भिजवा रहा है ईरान को कि हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस्राइल नहीं चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमले करे। देखिए इसलिए कि लीडरशिप आप देखते हैं कि अभी जो है पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो, वहां लीडरशिप क्राइसिस है। तो उनके यहाँ भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो उस मैं 15 दिन की पहले बात बता रहा हूँ, लेकिन अभी ये सिचुएशन ये है कि अभी एक दिन पहले इजराइल में, मेरे ख्याल से आज सुबह में या एक दिन पहले, वो नेतन्याहू ने एक सीक्रेट मीटिंग की है डिफेंस की, जो कि सीक्रेट रखा गया, उसका कोई कुछ आउट नहीं हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल में भी वो चीज आउट नहीं हुई। तो वहां पे ये भांप रहे हैं कि हमें क्या नुकसान होगा। इनका ये प्लान है कि अचानक एक ऐसा अटैक किया जाए ईरान पे कि पूरी तरह से ईरान जो है वो बिल्कुल घबरा जाए। लेकिन ईरान जो है वो, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, वो बोलते हैं कि फिंगर ऑन ट्रिगर। तो मुझे यह लगता है कि चूंकि दोनों तरफ से तनातनी है, मतलब ईरान एक डिटरेंस की तरह काम कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि डायलॉग ही एक वायबल सॉल्यूशन। ठीक है, मैं जरा सा इस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगा मोहिबुल हक साहब का। मोहिबुल हक साहब, मेरा आपसे रिएक्शन लेना है इसराइल के रोल को लेकर के। क्या इसराइल वाकई अभी इस पोजीशन में है कि अमेरिका जो है वो ईरान पर अटैक करे और इसराइल इस बात का खतरा मोल ले कि ईरान उस पर हमला कहीं ना कर दे इसराइल पर? देखिए, इजराइल की जो तशवीश है वो बहुत ही नेचुरल है। अगर आप देखें जो इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई, तो जो ईरान के मिसाइल थे उनकी ताकत इजराइल के सामने है, उनका सारा जो सिस्टम था, डिफेंस मैकेनिज्म, वो फेल, और बहुत हद तक ईरान अपने टारगेट को हिट कामयाब रहा था। ऐसी हालत में जाहिर सी बात है कि उसे मालूम है कि अटलांटिक ओशन से दूर जाकर के ईरान तो पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका में जाकर वाशिंगटन डीसी पे कोई अटैक करेगा। जाहिर सी बात है जो रिटेलिएशन होगा ईरान का, वो यकीनन इजराइल के खिलाफ होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये मोसाद और इजराइल या अमेरिका ये कोई बहुत अलग नहीं है, ये आपस में एक बिल्कुल तालमेल है, और इजराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी अहम बात यह हमें बार बार गौर करना चाहिए कि पहले तो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा माना गया था, आज सबसे ज्यादा अहमियत नेगोशिएशन की किसमें कह रहे हैं? मिसाइल प्रोग्राम को। यानी कोई भी कंट्री इजराइल के खिलाफ उस खित्ते में मजबूत होती नजर आएगी तो उसे डिसआर्म करने की कोशिश करेगा, और कोएर्सिव डिप्लोमेसी का जो तरीका है, यानी फौजकशी ना करके फौजकशी का एक भ्रम पैदा किया जाए, जिसकी वजह से वो कंट्री नर्वस होकर के और फौरन नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान, ब्रिगेडियर धीमान भी कह रहे थे, ब्रिगेडियर मैं आपके पास जाना चाहता हूं, वो साहब मुझे थोड़ा उनसे एक सवाल लेकर जाने दीजिए। ब्रिगेडियर समान, अभी आपने यही बात कही थी कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका जो है वो सिर्फ चाह रहा है कि एक धौंस पैदा करके, डर और खौफ पैदा करके वो तमाम बातें मनवा ले जो ईरान से मनवाना चाहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इजराइल का इसमें आप कोई रोल देख पा रहे हैं सीधे तौर पर? क्या इजराइल डरा हुआ है? ब्रिगेडियर धीमान, कि सबसे पहले जो आपने बोला कि वो धौंस जमाना चाहता है, इसको बड़े 200-300 साल से ये चीज एक नॉर्मल डिप्लोमेसी का अंग है, जिसको हम गन बोट डिप्लोमेसी पहले कहते थे, अभी इसके डिफरेंट नाम आ गए हैं। तो इसलिए जो ट्रम्प कर रहे हैं कोई बड़ी नई बात नहीं है। अब बात आती है इजराइल की। जब पिछली बार भी आपने देखा इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, परंतु उनके आयरन ड्रोन ने उनकी ऑलमोस्ट 95% मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। बिल्कुल किया था जी, लेकिन जो इंटरसेप्ट नहीं, उन्होंने तबाही भी काफी मचाई, परंतु नहीं, बहुत कम तबाही हुई। परंतु आज उसके बाद जब ईरान ने मिसाइल्स के ऊपर भी पूरा फोकस रखा हुआ है, तो वो इजराइल जानता है कि उसकी मिसाइल शायद, अगर पिछली बार 95% इंटरसेप्ट हुई थी, इस बार शायद कम होंगी, क्योंकि उनके भी जो सिस्टम्स होंगे वो पहले से बेटर होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप युद्ध में जाते हैं तो आपका भी नुकसान होगा। आप चाहे अल्टीमेटली विक्टोरियस आए, परंतु नुकसान जरूर होगा। वो उसको बचाने की फिराक में है कि हम एक कोवर्ट ऑपरेशन करें CIA मोसाद का, और उस तरीके से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें ईरान में कि वहां पे एक रजीम चेंज हो और नया रजीम
प्रो अमेरिका अगर ना हो तो एंटी अमेरिका भी ना हो, और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने में पूरी पूरी सफलता मिले, ये है उनका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ओके। अब मैं अपने सवाल का थोड़ा सा मैं छोटा सा जवाब चाहूंगा। प्रोफेसर अर्शी, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए और अपने तजुर्बात, अपने ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहने जा रहे हैं? क्या अमेरिका अटैक करेगा, हिम्मत दिखाएगा, अटैक कर सकता है, या फिर डायलॉग तक ही बात जाएगी? एकदम इख्तिसार में। देखिए, मैं कहूंगा मोर देन 50% अटैक नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अटैक का भौकाल ये बना रहा है जी। दूसरी बात मैं एक कहना चाहूं कि टाइम्स ऑफ इजराइल में मैंने आर्टिकल वहां पे पढ़ा, जो बहुत ही बड़े एक्सपर्ट थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि जो ईरान ने जो मिसाइल छोड़े थे उसमें से 14% मिसाइल गिरे जी। तो 560 उसने मिसाइल छोड़ा है। अब उसके हिसाब से 14%, ये टाइम्स ऑफ इजराइल की बात जी। अगर आप ईरान से बात करें वो कहते हैं कि ज्यादा है। तो हमारे धीमन साहब जो बोल रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब, के सिर्फ 95% को रोका है, ऐसा नहीं है। और बहुत ज्यादा तबाही, इसलिए कि 12 दिन की लड़ाई में चौथे या 5वें दिन इजराइल ने पकड़ लिया हाथ इसका, इजराइल अमेरिका का, कि अब ये सीज फायर करो। इसलिए इजराइल सीज फायर नहीं करता किसी से, और करता भी है तो उसको वायलेट करता है। और मैं आपको बताऊं कि जब सीज फायर हुआ ईरान से, तो सीज फायर के बाद भी ईरान ने एक मिसाइल और मारा, उसका जवाब नहीं दिया इसने, इजराइल ने। तो ये इजराइल को पता है, अमेरिका को भी पता है कि शायद उनको भी एक मजबूत ओके। तो आपने 50% से ज्यादा चांसेस ये बताया है कि वॉर नहीं होगी, डायलॉग होगा। मोहिबुल हक साहब, आपको क्या लगता है, 50-50 में आप हैं या 60-40 है? वॉर होगी या डायलॉग होगा? देखिए, वॉर तो नहीं होगी। एक आध कोई इस तरह का अमेरिका अगर बहुत ज्यादा कुछ करेगा तो एक आध कोई मिलिट्री स्ट्राइक कर दे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। फुल फ्लेज वॉर में तो जाने की पोजीशन नहीं है, ये अमेरिका नहीं करेगा। और मैं ये समझता हूं कि वॉर की प्रोबेबिलिटी तकरीबन नहीं के बराबर है। जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के जरिया, और ये डेमोन्स्ट्रेशन है जो उनके CIA मोसाद का जो ऑपरेशन है उसके जरिया ही ये वो कोशिश करेंगे, लेकिन वो मुमकिन नहीं है ईरान में। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान एक आइडियोलॉजी। ब्रिगेडियर साहब, वॉर या डायलॉग? छोटा जवाब। देखिए, मैं अभी भी यही बोल रहा हूं, वॉर के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर वॉर होती है तो चाइना और रशिया के भी आने के चांसेस हैं। जैसे कल की एक रिपोर्ट है कि वो अभी कंफर्म नहीं है कि रशिया ने ऑलरेडी अपनी किंजाल मिसाइल ईरान को दे दी हैं, अभी पता नहीं है दी कि नहीं दी है। उसके मैंने पहले भी बताया कि जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान की, उसके सेक्रेटरी की मॉस्को में मुलाकात हुई है पुतिन से। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस